हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 4 मई 2026 की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जजमेंट से संबंधित है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में ये निर्णय दिया है कि राइट टू बी फॉरगॉटन यानी कि भूल जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित निजता के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह फैसला डिजिटल युग में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और न्यायिक अभिलेखों की ऑनलाइन उपलब्धता से जुड़े कई मामलों के सुनवाई के दौरान किया है। तो अभी दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है उसमें न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने यह जजमेंट सुनाया है और ये निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिनके नाम न्यायालयों के रिकॉर्ड में दर्ज है और उनके विरुद्ध मामले समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों की छवि कई सालों तक ऑनलाइन धूमिल बनी रहती है, अपराध से जुड़े मामलों में बनी रहती है, जबकि वो बड़ी हो चुके होते हैं। तो इसी तरह के मामले की सुनवाई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 में हुए संशोधन से संबंधित है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 जून 2026 को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 में महत्वपूर्ण संशोधनों की अधिसूचना जारी की है। क्या संशोधन किए गए हैं इसके तहत? तो संशोधित नियमों के अनुसार अगर कोई विदेशी नागरिक 180 दिनों या उससे कम अवधि के वैध वीज़ा पर भारत आया है और वो 180 दिनों से अधिक तक भारत में रहना चाहता है, तो उसे 180 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले ही संबंधित प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना होगा। पहले यह समय सीमा कितनी थी? तो 180 दिन खत्म होने के बाद 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होता था। मतलब 180 दिन प्लस 14 दिन का टाइम मिलता था, लेकिन अब उस 180 दिन का जो समय है वो खत्म होने से पहले आपको दोबारा पंजीकरण करा लेना होगा। इसी प्रकार जिन विदेशी नागरिकों के पास 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का वीज़ा है, लेकिन प्रत्येक प्रवास 180 दिनों तक सीमित है, उन्हें भी 180 दिन पूरा होने से पहले पंजीकरण कराना होगा और वे अधिक समय तक अगर रहना चाहते हैं तो। संशोधित नियमों में विदेशी माता पिता से जन्मे बच्चों के संबंध में भी विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। जैसे अगर बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और वह बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे मामलों में इलेक्ट्रॉनिक सूचना देने से संबंधित उपनियम लागू नहीं होगा, उनको सामने से पेपर वर्क करना होगा। विदेशी नागरिकों को चिकित्सा या आवास सुविधा प्रदान करने वाले अस्पतालों और नर्सिंग होमों को निर्धारित जानकारी पंजीकरण अधिकारी को देना अनिवार्य होगा। तो ये सारे संशोधन किए गए हैं इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 में, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक ब्रिक्स से संबंधित है। तो हाल ही में भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और उसी के अंतर्गत ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक 4 और 5 जून को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। ये जो बैठक है ये बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इस विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है और इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि संस्कृति, विरासत संरक्षण, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। अभी ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया, ये सारे ब्रिक्स के सदस्य देश हैं जिनके प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और वाराणसी में आयोजित होने वाली इस बैठक में संस्कृति क्षेत्र से जुड़े 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। कौन कौन से विषय हैं?
तो रचनात्मक अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, संस्कृति और सतत विकास, इन 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी और वाराणसी में होने वाले विचार विमर्श के आधार पर एक परिणाम दस्तावेज तैयार किया जाएगा और इस दस्तावेज पर आगे अगस्त 2026 में भोपाल में आयोजित होने वाले ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की में चर्चा होगी। तो भारत 2026 में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहा है, ब्रिक्स का अध्यक्षता कर रहा है और उसी के तहत अलग अलग मीटिंग जो है वो भारत के अलग अलग शहरों में आयोजित की जा रही है, जिसमें संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक जो है वो 4 से 5 जून तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक भी सर्वोच्च न्यायालय के एक जजमेंट से संबंधित है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दक्षिण भारत के अगस्तमलाई लैंडस्केप में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होगा, जो तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। अगस्तमलाई लैंडस्केप जो है ये दक्षिण पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये भारत के महत्वपूर्ण जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में वन क्षेत्रों के भीतर बने अवैध रिसोर्ट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी सुविधाएं और अन्य अनधिकृत संरचनाएं शामिल हैं और निर्देशों में विशेष रूप से श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व और मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य का उल्लेख किया गया है। तो अगस्तमलाई लैंडस्केप का तो वर्णन किया ही गया है, उसके साथ ही श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व और मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य का भी उल्लेख किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को कि अगर निर्णय को अच्छे से लागू नहीं किया गया तो दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व में 4600 से अधिक अतिक्रमणकारी 5000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पे कब्जा किया गया है और इसी के जजमेंट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये जजमेंट दिया है। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय वायुसेना के सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की नियुक्ति से संबंधित है। तो एयर मार्शल तरुण चौधरी को सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफिसर का पदभार सौंपा गया है और उन्होंने एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन का स्थान लिया है, जो 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त हुए हैं। भारतीय वायुसेना में कुल कितने कमांड हैं? तो 7 कमांड है, जिसमें से 5 परिचालन कमांड है और 2 कार्यात्मक कमांड है। सेंट्रल एयर कमांड जो है ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख परिचालन कमांडों में से एक है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूपी के प्रयागराज में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक भी ब्रिक्स के एक सम्मेलन से संबंधित है। तो उड़ीसा के पुरी शहर में 3 से 5 जून 2026 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की दूसरी तकनीकी बैठक आयोजित की जा रही है। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ साथ नए साझेदार देशों सहित कुल 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और बैठक का जो आयोजन है वो पुरी स्थित ताजपुरी रिजॉर्ट में किया जा रहा है और ये भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और उसी के तहत अलग अलग सम्मेलन किए जा रहे हैं ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के भारत के अलग अलग शहरों में। तो उसी के एक भाग के रूप में ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की भी बैठक हो रही है और ये जो सम्मेलन है ये आपदा प्रबंधन, जोखिम न्यूनीकरण और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। और ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली तकनीकी बैठक कब हुई थी?
तो 29 से 30 अप्रैल 2026 को ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था इस बैठक को। और अभी जो बैठक हो रही है वो 3 दिवसीय सम्मेलन है, जिसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जैसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सतत वित्त पोषण, आपदा रोधी और संरचना का विकास, पूर्वानुमान आधारित प्रतिक्रिया प्रणाली और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर आपदा सहनशीलता को मजबूत बनाना। तो इन सारे विषयों पर चर्चा होगी इस सम्मेलन के दौरान, जो 3 से 5 जून 2026 तक उड़ीसा के पुरी में आयोजित हो रहा है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।